नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की? तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान हेतु स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। इसके लिए आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एजेंसी के द्वारा शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया है, जिसमें से शक्ति 32 बिट और जो वेगा है माइक्रो प्रोसेसर वो 64 बिट का है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके नए प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप को आमंत्रित करना है। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की जो शुरुआत है वो किसने की? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत एसएससी, आरआरबी सहित आईबीपीएस जैसी सभी नौकरियां इसके अंतर्गत आएंगी। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए कॉमन एबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की वैधता 3 वर्ष तक मान्य होगी। जो ये कॉमन एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसकी मान्यता 3 वर्ष तक रहेगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? अंतर्राष्ट्रीय। तो जो भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं वो इस सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें इस सूची में शीर्ष टॉप 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। इसमें विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 अंक के साथ 8वें स्थान पर और अजिंक्य रहाणे 726 अंकों के साथ 10वें स्थान पर इस सूची में हैं। और इस सूची में जो शीर्ष रैंक है वो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की। शीर्ष रैंक पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। इसलिए भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं माली के राष्ट्रपति इब्राहिम
बाउबकर कीता इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। इस देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था, जो राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी था और इस्तीफे की मांग की जा रही थी, जो कि इन्होंने 18 अगस्त 2020 को दे दिया है। निम्नलिखित में से किसने हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI ने एक मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है। यह देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान कराएगी और इसका उपयोग प्रत्येक PSU की फील्ड इकाइयों के स्थान वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए भी इस ऐप का उपयोग किया जाएगा और इसका उद्घाटन 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। अगस्त 2020 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो नियुक्त किए गए राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था। अशोक लवासा द्वारा 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ने के बाद राजीव कुमार अपना कार्यभार संभालेंगे। झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है, जिन्हें कि अब नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो जो इस पुरस्कार की नामांकन की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। कब तक कर दिया गया है? 31 अक्टूबर 2020 तक। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार को। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार की सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया था। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को एक नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश कौन सा है? ये देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। भारत और इजराइल ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को एक नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारतीय डाक सेवा में भारत ने कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? तो
तो भारतीय डाक सेवा में जो भारत ने 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है। भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। भारतीय डाक सेवा ने अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के ऐतिहासिक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह पर डाक टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।